पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 आवर भी ज़्यादा बोल दिया। तो इसमें पढ़ना क्या चीज़ है, बस कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो पढ़ना है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है। तो ये दो चीज़ें हम लोग को मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ना होता है। चैप्टर कैसा है, चैप्टर काफ़ी छोटा है और सिंपल है, स्मॉल है। तो इसका वेटेज जो है वो IIT जेई मेंस में ही पूछा जाता है, IIT जेई एडवांस में आता नहीं है। तो इसका जो वेटेज है वो काफ़ी कम है, मतलब उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। फिर भी बोल सकता हूँ कि हाँ, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो 20% है। तुम्हारे CBSE में या फिर बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो सिंपल से इसके जो भी फार्मूला या फिर प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं, उसे तुम्हें याद कर लेना है और उससे आंसर निकल जाएगा। इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा चीज़, ये चीज़ जो है वो काफ़ी एडवांस चीज़ों पे बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैक्सवेल ने जो चीज़ें बताए हैं उसी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो तुम ज़्यादातर फार्मूला देखोगे, डेरिवेशन कम ही रहेगा और समझ में भी नहीं आएगा, एक जगह पे है। तो ये चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या चीज़। इसमें नाम में ही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट है। तो पहला चीज़, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं बना लेता हूँ, किस तरीके से बनेगा। ये जो वेव है वो आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा इस तरीके से। So this will be the direction of propagation of wave, and this will be the direction of electric field and magnetic field. तो ये क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से चेंज होता है और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करते रहता है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वेरी करते रहता है। और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोपोगेट करता है। तो ये अपने साथ क्या लेकर के चलता है, एनर्जी। आगे की डायरेक्शन में क्या लेकर के चलेगा, एनर्जी। मतलब कि इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और ये किसी भी मीडियम में एनर्जी को आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट आसानी से कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सिंपल सा जनरल सा जो इसका डायग्राम है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से। तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन हमारा प्रोपोगेशन ऑफ वेव है तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और एक बार तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर ही होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एंड दीज आर द पॉजिटिव डायरेक्शंस। जब हम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा था तो उस समय अनपोलराइज्ड लाइट भी देखा था। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एम्पलीट्यूड जो है ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। तो इसीलिए इसको एक इस तरीके से डिनोट कर दिया गया लाइन से, वेक्टर से। अगर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली इस वाले डायरेक्शन में चल जाएगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में क्या बताया था कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक ही नहीं होता है, उसमें ढेर सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो मान लो ये दूसरा डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखा करके क्लमजी नहीं करते, इसको खराब डायग्राम नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिनोट करके दिखाते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है कि इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो दिस इज बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट। और ये क्या हमारा पोलराइज्ड। ठीक है। सो दिस इज पोलराइज्ड लाइट एंड दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में
प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमारा बना तो फर्स्ट टाइम जो मैक्सवेल ने इन सभी बातों को बताया था, तो उसने इक्वेशन से हर एक चीज़ को बताया था कि ये चीज़ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इक्वेशन उन्होंने लिखे थे, आगे हम लोग देखेंगे। हर्ट्ज जब आया था तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ करा था कि हाँ ये ऐसा है और ये वेव्स होता है। तो उन्होंने क्या करा था, दो डोम लिया था और दो डोम से उन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करा करके इससे कनेक्ट किया था। और इस डोम के बीच में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण से स्पार्क्स आने लगे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा था, तो यहाँ पे उसने एक लोड को रखा, लोड बोल दो तुम शायद बल्ब, ये बल्ब को रखा और कॉइल से कनेक्ट करके रखा था। कॉइल से क्यों कनेक्ट किया है लोड को? क्योंकि याद करो, जहाँ पे लूप के अंदर फ्लक्स का चेंज होता है उसमें करंट इंड्यूस होता है, याद है ना? तो हाँ। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया कि अगर मैं इस जगह पे ईएम वेव को प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, तो ये आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा और ये इस बात को बताएगा कि यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है। और ये फ्लक्स का चेंज क्या करेगा, इसमें करंट इंड्यूस करेगा, एंड दिस करंट के इंड्यूस होने के कारण से ये जो लाइट है वो ग्लो करने लगेगा। और ये जो पावरलेस चार्जिंग वगैरह देखते हैं ना, ये सभी टेस्ला का देन है। ये हर एक चीज़ उसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हुआ है। तो ये ईएम वेव अगर हम लोगों ने बोला और मैक्सवेल ने उसके ऊपर जो काम किया, उसी के कारण से आज हमारा इंटरनेट, ये बहुत सारी चीज़ें, तुम अनगिनत चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। तो अब उसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। आगे चलते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल होगा, तो एक नॉर्मल सा चीज़ है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि आगे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट करेगा। सो मूविंग चार्ज will produce मैग्नेटिक फील्ड। और याद है, छोटे से चार्ज के मूवमेंट के कारण से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, बराबर। और उसी के कारण से तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये छोटे छोटे चार्जेस मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। बात समझ में आया क्या? यस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट किया। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि कैसे क्रिएट हुआ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन सेंड होता है वो सी के स्पीड से सेंड होता है, इससे मैक्सिमम स्पीड से सेंड नहीं हो सकता है। अगर इसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में है तो इतने टाइम में ये आगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसको इंफॉर्मेशन को आने में कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया, जिसके कारण से वॉर्प हो जाता है। और अगर डॉपलर्स इफेक्ट पड़ा है तो डॉपलर्स इफेक्ट के जैसा ही ये वॉर्प क्रिएट करता है, इस तरीके से। ये इस तरीके से हो जाता है, जैसा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है। और इसके बीच का जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये जो चीज़ बना ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड आया। खैर, मैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चला गया,
ये इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें अभी जानने की ज़रूरत नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हमारा चार्ज है वो मूव किया, तो मूव करने के कारण से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस किया। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और अगर मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करेगा। इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी यूज करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। दूसरा, कि ये अगर वेव है तो वेव को रिप्रेजेंट करना है हमें, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा एक ही होता है, वो है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेरी कर रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वेरी कर रहा है, तो ये एक साइनोसोडल वेव की तरह फॉर्म हुआ है। और साइनोसोडल वेव का इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, बोलो। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ये सिंपल सा साउंड वेव का इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। बस इक्वेशन में ई के वैल्यू को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ई है, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, मतलब या फिर एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी तो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर चेंज हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन या कॉस, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल क्या था, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाइव। ठीक है क्या, ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें के का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ये सब हमें पता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, या फिर 2 पाई एफ, एंड के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये चीज़ हम लोग को पता है। और सी के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, इस वेव की स्पीड जो है वो कैसे निकलेगा, बोलो। के और ओमेगा से निकाल सकते हैं ना। देखो, कभी भी अगर तुम्हें डाउट हो ना कि ये कैसे होगा, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ओमेगा बाय के लिखना चाहिए, या फिर के बाय ओमेगा लिखना चाहिए, ताकि वेलोसिटी आ जाए। यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या लिखना चाहिए, ओमेगा बाय के ना। ओमेगा का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, और के का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, विच विल बी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट, that will be equals to ओमेगा बाय के, या फिर मैं बोल सकता हूँ डेट ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के। ओमेगा इज इक्वल्स टू सी के, तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं, ये एक चीज़ है। तो क्योंकि कोई भी चीज़ साइनोसोडल है, तो उसका एवरेज जब निकाला जाता है तो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है ना। एरिया अगर देखेंगे तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो एवरेज कितना आ जाएगा, जीरो। याद करो, करंट का हम लोगों ने जब किया था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था, तो आई एवरेज कितना आ जा रहा था, जीरो। तो जब एवरेज जीरो हो रहा था, तो हम लोग को क्या लेना था, आई आर एम एस। क्लियर है क्या। तो करंट का आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू। सेम वे में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऐसा है, तो इसका आर एम एस कितना हो जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू।
सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड का भी आरएमएस कितना हो जाएगा, V0/√2। तो इसे हम लोग को याद रखना है, बेसिक सा चीज़ है। ये हो गया। और फिर इंटेंसिटी वगैरह के बारे में भी देखेंगे, इंटेंसिटी हम लोग आगे जा करके देखेंगे। तो बोलो, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। इट इज, कौन सा पॉइंट था ये, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है, उसको हम लोग E इज इक्वल्स टू C इंटू बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर E आर एम एस गिवन है तो क्या हो जाएगा, C इंटू बी आर एम एस, या फिर अगर मैक्सिमम वैल्यू गिवन है तो ई नॉट विल बी इक्वल्स टू सी इंटू बी नॉट। इस तरीके से वैल्यूज को निकाला जा सकता है। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है, तुम्हें बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन निकाल के बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन निकालने के लिए हमें दो ही चीज़ चाहिए, एक तो बी नॉट चाहिए और साइन ऑफ अंदर का टर्म। अंदर का टर्म एग्जैक्टली रख देंगे और यहाँ पे जो बी नॉट आएगा वो बी नॉट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। कितना, इस जगह से कैलकुलेट करके, दैट बी नॉट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट बाई सी। समझ में आया क्या? हाँ। तो इस पे बेसिक बेसिक फॉर्मूलेस वगैरह ज़्यादातर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेव्स हो गया। अब इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो इसके एनर्जी और मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था मॉडर्न फिजिक्स में। बताओ इसका एनर्जी कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, Hc/λ से डिनोट करते हैं हम लोग, फोटोन बोलते हैं ना। हाँ। और इसमें हम लोग मोमेंटम जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, H/λ। हम्म। या फिर इन दोनों में रिलेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो रिलेशन क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू E/C। देखो सही आ रहा है क्या, P इज इक्वल्स टू E/C है ना। हम्म। तो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, इसका लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो। लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा चीज़ है, इसको याद रखना है। और ये जो हमारा एनर्जी और मोमेंटम आया है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आया है, जो कि हम लोग बाद में आकर के सीखे हैं कि वो फोटोन बोलो या फिर वेव बोलो, बात एक ही है। उसका एनर्जी इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और ये मोमेंटम। लेकिन इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ वेव के फॉर्म में था, तो वेव के लिए हम लोग इंटेंसिटी, पावर वगैरह अलग तरीके से डिफाइन करते थे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास सन है और ये सन क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा चारों डायरेक्शन में। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा और ये आगे के डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी एनर्जी होगी ई, और पर यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट टाइम में ये ई एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। सो ई एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको, टी टाइम लगा, इन टी सेकेंड।
तो इतने टाइम में अगर ये एनर्जी को रिलीज किया है तो हम लोग पावर क्या बोल लेंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। और फिर हम लोग डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या हो गया, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ वो थोड़ा आगे प्रोपोगेट होने के बाद ये पूरे एरिया में आ जाएगा, इस पूरे एरिया में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहां से इंटेंसिटी निकलेगा, डेट विल बी इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। और एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया, इसका रेडियस अगर आर में मान लेता हूँ तो इंटेंसिटी हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया विच इज ई बाय टी इंटू ए। ये और एरिया को हम लोग पायर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट से उसने बोल दिया कि ये जो बल्ब है सन के जगह पे वो लैम्डा वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। और एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे बाहर निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ये क्या है, वेवलेंथ। तो क्या एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं इससे, बिल्कुल हाँ। रेडिएशन प्रेशर में हम लोगों ने ये सब काम पहले किया हुआ था। डेट एक फोटोन का एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एन कर लेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, एच सी बाय लेमडा। और इसका अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ तो इंटेंसिटी आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लेमडा ए टी। ये कुछ बेसिक सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग याद रख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है ईएम वेव में, एक और रिलेशन होता है ईएम वेव में, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, रूट अंडर ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, कितना होता है बताओ, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 8.85 इंटू 10 10 माइनस 12। और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10 माइनस ऑफ 7 होता है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस में है, वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट किस में, वैक्यूम में, या फ्री स्पेस जो भी बोलो। तो अगर मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। तो मैं उस समय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखूंगा, उस समय लिखूंगा मीडियम, उस मीडियम का दोनों वैल्यू, ये ऐसा। और हमें पता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इट इज मीडियम का डिवाइडेड बाय द फ्री स्पेस का, और यहाँ पे भी मीडियम का डिवाइड बाय फ्री स्पेस का। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके मैं रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ म्यू एम और म्यू सी को। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, या फिर फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकेंड इक्वेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी होता है ना। हाँ तो ये सी हो जाएगा yes और इसके वैल्यूज जो है वो इधर चले जाएंगे, म्यू एम
म्यू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब दोनों को एक साथ देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, रिलेटिव म्यू आर एप्सिलॉन आर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया, डेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is equals to root under of mu r or epsilon r, where both are relative। ये भी रिलेटिव है और ये भी रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी है। सी में सिर्फ हमारा या तो मीडियम का होगा या फिर फ्री स्पेस का होगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत इसमें? Yes. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट था, 6 7, 6. एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होगा, क्योंकि स्पेस में दोनों चीज़ें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस स्पेस में अगर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम ले लूँ तो इस स्पेस में यहाँ पे एनर्जी दो के कारण से होगा। एक एनर्जी होगा एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के कारण से टोटल एनर्जी आएगा इस जगह पे। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डी यू बाई डी वी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से याद करो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, और एनर्जी डेंसिटी डी यू बाई डी वी जो था मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, उसका फॉर्मूला क्या था, 2 म्यू नॉट। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण से, जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा वो इन दोनों का समेशन होगा। दिस विल बी डी यू बाई डी वी मैग्नेटिक फील्ड के कारण से एंड डी यू बाई डी वी किसके कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। उन दोनों के वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, तो ये हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर, हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड हम लोग किस तरीके से करें, ऊपर देखो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा कि बी और ई में क्या रिलेशन होता है, ये बी और ई में क्या रिलेशन होता है, और सी का क्या वैल्यू होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये डी यू बाई डी वी है टोटल। तो क्या करें, इसमें b को रिप्लेस करता हूँ मैं, b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाई सी, है ना। e इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी भी होता है, Um, तो b इज इक्वल्स टू ई बाई सी। और c का वैल्यू कितना होता है, c इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो दोनों साइड पहले स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि c का स्क्वायर वाला वैल्यू पुट करके मैं अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख पाऊँ। और c स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, विच विल बी, नीचे सी स्क्वायर है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बी स्क्वायर का वैल्यू निकला, अब मैं इसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ ऊपर, ये यहाँ पे पुट करा। कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी टोटल, दैट इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट कैंसिल आउट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दोनों में तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी जो है हमारा दोनों के कारण से मैग्नीट्यूड में ऑन एन एवरेज सेम बनता है। ठीक है, मतलब कि अगर तुमने एक स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के कारण से एनर्जी डेंसिटी निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी एनर्जी डेंसिटी निकाला, और ये बात गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिलेटेड है उसी रिलेशन से, तो उन दोनों का एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो सेम होगा। तो इधर से हमारा एनर्जी डेंसिटी निकल गया, और एनर्जी डेंसिटी क्या हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट वे में लाना चाहता हूँ। देखो, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो एनर्जी है उसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में निकालते हैं। इंटेंसिटी कैसे लिखा जाएगा, अगर मान लो कोई भी तुमने एक लाइट रे निकाला या फिर टॉर्च जलाया तुमने, तो इस जगह से वेव्स आगे की डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। तो इसकी इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इस तरीके से इंटेंसिटी लिखा जाता है। तो मान लेता हूँ कि ये जो आगे के डायरेक्शन में ट्रेवल करा है, डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डी टी टाइम में ट्रेवल करा है, डी टी टाइम। तो एनर्जी जो हमारे पास मिला है ऊपर वो है यू, और नीचे क्या है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये डी यू रहेगा। और इस जगह पे मैं इस डी एक्स को उस तरफ सेंड कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे डी टी से डिवाइड कर लेता हूँ दोनों तरफ। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, डी एक्स बाई डी टी बन गया किस स्पीड से ये वेव आगे की डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, डेट इज सी। अगर देखा जाए तो किस रेट से प्रोपोगेट कर रहा है, अगर सी होगा मीडियम तो मीडियम वैक्यूम होगा तो सी देंगे, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो वी हम लोग दे सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को वापस से मैं चेंज करके लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर इज, ये क्या है एनर्जी, क्योंकि छोटा सा मैंने डिस्टेंस लिया था तो एनर्जी भी छोटा सा है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लिखा गया, सो दिस इज द इंटेंसिटी। तो ये हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर के आया, ये टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया ड्यू टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर सिर्फ एक के कारण से देखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से देखना हो, ओनली ड्यू टू, ये हमारा टोटल है, तो आई कितना आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से ये हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट इज, ये सारे प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गए, ये सारे फॉर्मूलेस तुम्हें बस याद रखना है। नेक्स्ट जो है मैक्सवेल का करेक्शन, जो मैक्सवेल ने लॉ दिया था उसके बारे में देखना है, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है इसको समझते हैं हम लोग। पहले तो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम लोग
थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट पे आऊँगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको चाहो तो मैं एसी सोर्स से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। और इस जगह पे एक स्विच दे दिया है मैंने, और स्विच को अभी t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्ट करेंगे, बराबर। तो जैसे ही मैं t इज इक्वल्स टू 0 पे कनेक्ट करूंगा तो इस तरफ होंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी क्या करेगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है कि इसको बना देगा पॉजिटिव चार्ज और इसको बना देगा नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए बैटरी क्या करता है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालता है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस प्लेट पे चला जाता है। ये बैटरी का काम होता है। और इस तरीके से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जमा होने लगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज बनने लगेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बनने लगेगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल ग्रेजुअली ग्रो एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी धीरे धीरे क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। तो हमें पता है करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से जो चार्ज मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास इस जगह पे लेकर के जाऊं तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। ये इस तरीके का डिफ्लेक्शन या फिर इस तरीके का डिफ्लेक्शन शो करेगा। और डिफ्लेक्शन किस रीजन से शो हो सकता है कि या तो तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर हो या फिर एक मूविंग चार्ज हो। पहला केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और उसके कारण से निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। तो इन दो रीज़न के कारण से इस निडल में डिफ्लेक्शन पॉसिबल है, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आने का रीज़न ये दो। चलो ठीक है, लेकिन जब इस जगह पे ये जो सेटअप मैंने ऊपर डाला कैपेसिटर वाला, इस जगह पे सेटअप में इस कंपास को लेके जाया गया तो कुछ अलग ही रिजल्ट आया। मैं दो स्पेस डिफाइन कर दे रहा हूँ, एक तो पहला एक ये स्पेस है और दूसरा ये स्पेस है। पहले जगह पे निडल को रखा गया, तो बेशक क्योंकि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से टाइम स्टार्ट हुआ, जस्ट मैंने क्लोज किया है, तो करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ऐसे करके। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और इस करंट के फ्लो होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, कंपास को डिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं पोजीशन सेकंड पे रखता हूँ कंपास को, अगर मैं पोजीशन सेकंड पे रखूँ तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए क्या, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी वायर नहीं है और ना ही कोई चार्ज मूव कर रहा है। एट सेकंड नो चार्ज is moving and even no current is there, current is there, करंट नहीं है ना चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। सो नो डिफ्लेक्शन शुड बी देयर, शुड बी देयर। लेकिन देखा क्या गया ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि वहां पे डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल
occurs। इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन किया। अब डिफ्लेक्शन किया तो ये दोनों चीज का परजेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन कर गया, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। मैक्सवेल ने इसी बात को नोटिस किया कि ऐसा कैसे हो रहा है, और उसको दूसरे तरीके से उन्होंने सोचा। ये तो एक्सपेरिमेंट करके भी बता दिया, उन्होंने दूसरे तरीके से सोचा। जो हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ है, वो कैसा है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट इंटू आई एन, ये फॉर्मूला है, जिसमें कि आई होता है वो करंट इनसाइड द लूप हम लोग लेते हैं। तो मैं एक वापस से लूप बनाता हूँ, इस जगह पे एक कैपेसिटर लिया और इस जगह पे मैंने बैटरी लगाया और t इज इक्वल्स टू 0 पे इसको क्लोज किया, और जो टाइम है अब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, t इज इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया। मैंने दो लूप लिए, एक इस जगह पे लूप लिया एक एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए, और दूसरा लूप इस जगह पे लिया एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए। इन दो जगह पे मैंने लूप लिया। फर्स्ट वाले लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो करंट है वो जा रहा है, और मैं बोलूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अरे क्या बोल दिया, सॉरी, ये है कि करंट जो है हमारा ज़ीरो नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो उस जगह पे ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग सेकंड लोकेशन पे लगाएंगे तो सेकंड लोकेशन से ये पता चलेगा कि उस जगह पे कोई भी करंट तो नहीं है, करंट ज़ीरो है। इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। हम लोग अगर इससे ऑब्जर्वेशन लें, इससे थियोरेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इस सेकंड लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हुआ। इन experiment it is proven that B is not zero, that B is not zero। तो अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या है ऐसा चीज़ जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है? दो ही तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा हम लोग अभी तक सोचते आ रहे थे। लेकिन मैक्सवेल ने वापस से इस चीज़ को सॉरी थोड़ा डिफरेंट वे में बताया और उसको करेक्ट किया उस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन का नाम फिर एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोला गया। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये किया कि जो अभी तक हम लोग करंट जानते हैं इस फॉर्मूले में, वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल करंट जानते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब इस आई इन में हम लोग वापस से वही करंट लेते थे जो कि करंट हमें दिख रहा है, लेकिन एक ऐसा भी करंट है जो कि है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो उस करंट को इनडायरेक्ट वे में डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया, और इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो है वो सही हो जाता है, ये इक्वेशन सही हो जाता है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया कि जब हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। वेरिंग
मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस जगह पे भी अगर हमारा किसी भी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर किसी भी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। तो तुम वाइस वर्सा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। और यही चीज़ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ में इंक्लूड किया गया। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड induces magnetic field। तो इसको किस तरीके से निकाला जाएगा, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कैसे इंड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो भी इंड्यूस हुआ है वो इस फॉर्मूले में कैसे आएगा वो हमें देना है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट देना है बेसिकली, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, अब सोचो कि किसी भी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस जगह पे चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और किसी भी जगह पे फ्लक्स अगर चेंज होता है तो फैराडेज खुद ही बताया कि उस जगह पे करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, अगर कॉइल दे दोगे तो वहाँ पे करंट इंड्यूस होने के लिए कॉइल में एक मीडियम मिल जाएगा कि हाँ उसमें करंट इंड्यूस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी किसी तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा। वहाँ पे एनर्जी का फ्लो तो होगा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण से। तो इसको डिराइव किस तरीके से किया, हमें पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन। तो मैंने एक लूप इसी जगह पे लिया है, और इस लूप के लिए मैं ये फार्मूला, गॉस लॉ का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को मैं इस तरफ कर लेता हूँ और ये आ जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन। और अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लूँ, क्योंकि जो चार्ज है उस चार्ज का रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, करंट होता है। तो जैसे आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, और ये आ जाएगा एप्सल नॉट, और ये क्या चीज़ होता है, फ्लक्स, फ्लक्स होता है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एप्सलन फाइव, और ये एप्सल नॉट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डेट इज द करंट। और इसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। दूसरी जगह पे जो डेरिवेशन है वो अलग वे में किया जाता है जो कि करेक्ट नहीं है, लेकिन तुम समझाने के लिए समझा सकते हो, ठीक है। जो बेसिक डेरिवेशन है, जो बेसिक तरीका है, जिस मैक्सवेल ने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट इसको सोचा वो ये है। ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, और इसमें आई इन प्लस ऑफ आई डी होगा। तो इसके बैक स्क्रीन, म्यू नॉट इंटू आई इन प्लस ऑफ म्यू नॉट इंटू आई डी, that is epsilon naught d phi by dt। So modified equation of Maxwell and Ampere's law इसे बोला जाएगा, और इसे हम लोग को याद रखना है। किसी जगह पे अगर लगाना हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर ये फार्मूला भी रख सकते हैं जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से निकलेगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। हम्म
तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था चैप्टर, जो कि कंप्लीट हो गया। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत तुम्हें थ्योरी वगैरह मिल सकते हैं, जिसमें कि बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेव होते हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारी चीज़ें वगैरह होती हैं। और रेडियो वेव कहाँ पे यूज़ होता है, माइक्रोवेव कहाँ पे यूज़ होता है, विजिबल रीजन, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें दिए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंटीना वगैरह का जो वर्किंग है ना, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसके कारण से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और दोनों एक दूसरे को प्रोपोगेट करते हैं मीडियम में, और फिर रिसीवर वगैरह उसको डिटेक्ट करता है। खैर वो सब चीज़ें आगे के हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें।